नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में यानी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में जो कहानियां लगाई गई हैं उनको, और उनमें से हम लोगों ने 3 कहानियों को पढ़ लिया है। आज हम लोग बात करेंगे चौथी कहानी यानी राही कहानी के बारे में। मैंने आपसे बार बार कहा है कि जो रचना आपके सिलेबस में लगा दी जाती है वो रचना तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका रचनाकार भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग कहानी पढ़ेंगे, लेकिन कहानी पढ़ने से पहले जो कहानी के रचनाकार हैं यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके बारे में भी जो जायज परिचय है इनका देखेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। और आपको मैं बता दूं कि जो है जैसे पहले 3 क्लासेस आपके लिए बनाई गई, वैसे ये भी क्लास है। ये भी क्लास 2 भागों में है। क्लास का जो पहला भाग है, पहले भाग में आपको पूरा कहानी का विवरण दिया जाएगा, कहानी के बारे में संपूर्ण तथ्य आपको बताए जाएंगे, और दूसरे भाग में आपके द्वारा और मेरे द्वारा वो कहानी पूरी पढ़ी जाएगी। तो पहले हम लोग जो है इस वाले पार्ट में पढ़ लेते हैं कहानी को, उसके बाद क्लास के आखिरी में हम लोग पूरी कहानी पढ़ेंगे, पहले शब्द से लगा के आखिरी शब्द तक। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पहले के समय में जिस तरीके से आप लोग कथानक पढ़कर पेपर देने चले जाते थे, अब वो समय चला गया है। अब आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी कम से कम 2 से 3 बार। कथानक पढ़ के जाने से तो कोई काम चलना ही नहीं चलना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी एक बार नहीं, 1 से अधिक बार, तब जाके आप उससे प्रश्न हल कर सकेंगे। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी, और कहानी पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। तो कहानी को लिखने वाली है सुभद्रा कुमारी चौहान, और इनका जन्म हुआ था 1904 में, और तारीख थी 16 अगस्त की। और ऐसा बताया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, नाग पंचमी के दिन हुआ था, और इनका निधन हुआ था 1948 में, और तारीख थी 15 फरवरी की। और इनका जन्म स्थान की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, और उत्तर प्रदेश था, ठीक है। तो ये इनका जन्म स्थान हो गया। इनके बारे में एक विशेष बात यह है कि ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थीं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद इनके द्वारा जो है कुल 86 कविताएं लिखी गईं और 46 कहानियां लिखी गईं, और ये जो इनकी कहानियां हैं वो इनके 3 कहानी संग्रहों में संकलित हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इनके कौन कौन से कहानी संग्रह हैं जिसमें इनकी 46 कहानियां जो है संग्रहित हैं। इनका जो पहला कहानी संग्रह है वो है बिखरे मोती, और ये जो है प्रकाशित होता है 1932 ईस्वी में। उसके 2 साल बाद इनका दूसरा कहानी संग्रह प्रकाशित होता है उन्मादिनी, और इसका प्रकाशन कब होता है, 1934 में होता है। फिर इनका जो है एक और कहानी संग्रह है सीधे साधे चित्र, इसका प्रकाशन कब होता है, 1947 में होता है। तो कहानी संग्रह याद रह जाएंगे। पहला कौन सा है, बिखरे मोती, कब है, 1932 में है। दूसरा कौन सा है, उन्मादिनी है, कब है, 1934 में है। तीसरा है सीधे साधे चित्र, ये कब है, 1947 में है। ये बात समझ में आई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनकी कहानी संग्रह, इनके कविता संग्रह के बारे में। तो इनका एक कविता संग्रह मुकुल 1930 में है, और इनका एक कविता संग्रह त्रिधारा वो भी 1930 में है, और इनका एक और कविता संग्रह नक्षत्र। तो ये इनके 3 कविता संग्रह हो गए और 3 कहानी संग्रह हो गए। इनकी जो है कुछ प्रमुख कविताएं हैं, जैसे झांसी की रानी हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, और झांसी की रानी जो है त्रिधारा जो है इनके कविता संग्रह में संकलित है। जलियांवाला बाग भी इनकी प्रमुख कविता है, और झंडे की इज्जत भी इनकी प्रमुख कविता है, और स्वदेश के प्रति। तो झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत और स्वदेश के प्रति इनकी सुप्रसिद्ध कविताएं हैं। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा परिचय, जितना जरूरी था कहाँ इनके बारे में उतना हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं कहानी पढ़ना अपनी। तो बात शुरू की जाए अपनी कहानी की, तो ये जो कहानी थी राही, ये 1947 ईस्वी में उनके कहानी संग्रह
सीधे साधे चित्र में संग्रहित हुई थी। ये चीज याद रखना कि ये जो राही कहानी संग्रह है इनकी, ये इनके किस कहानी संग्रह में है? तो इनकी कहानी राही इनके तीसरे कहानी संग्रह यानी सीधे साधे चित्र में संग्रहित है। और ये जो कहानी है, राही कहानी के एक पात्र है और राही एक गरीब मंगरौरी जाति यानी मांगने वाली जाति की स्त्री है, जो अपने बच्चों की भूख से आहत होकर चोरी भी कर लेती है और जिसके परिणाम स्वरूप उसे जेल भी जाना पड़ता है। ये कहानी लगभग यही है कि एक जो है इसमें पात्र है अनीता, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है। अनीता को जो है जेल होती है, उसी जेल में अनीता की मुलाकात हो जाती है राही से। राही मंगरौरी जात की एक स्त्री है, जो आपको अभी बताया गया। अपने बच्चों की भूख के लिए उसने चोरी की है और वो भी उस जेल में आती है, और जेल में जो उन दोनों का संवाद होता है, इसी को जो है कहानी के केंद्र में रखा गया है। हालांकि अभी हम लोग जब अपनी पूरी कहानी पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहानी है क्या, लेकिन अगर आप कहानी पढ़ेंगे, पहले भाग जाएंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे आप कहानी थी क्या। हालांकि बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कहानी के उद्देश्य के बारे में। तो इस कहानी का उद्देश्य है सेवा का सच्चा अर्थ गरीबों की सेवा करने में ही है। ये जो है कहानी का उद्देश्य कहानी पढ़ने के बाद हमको दिखता है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कहानी के पात्रों के विषय में। तो कुल मिला के कहानी में दो ही पात्र हैं। एक जो है राही, जो मैंने आपको अभी बताया, मंगरौरी जात की एक स्त्री है और अनाज की चोरी के जुर्म में वर्तमान समय में जेल में बंद है, यानी कहानी में वो जेल में है। एक जो है दूसरी पात्र है अनीता, जो कि संपन्न वर्ग की एक महिला है और एक स्वतंत्रता सेनानी भी है, और कहानी के अनुसार एक सत्याग्रह के अंतर्गत ये जो है जेल में आई है। तो ये दो ही कहानी के पात्र हैं, एक राही एक अनीता। दोनों आप लोग याद रखिएगा, आपसे कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनीता किस कहानी की पात्र है। अब हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे कहानी से संबंधित प्रमुख तथ्यों के विषय में। राही को सजा सिर्फ 5 सेर अनाज की एक गठरी चुराने के जुर्म में 1 साल के लिए दी गई। अब इस फैक्ट से दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न यह बनता है कि राही को जो सजा दी गई वो कितना अनाज चुराने के लिए दी गई? तो 5-6 सेर अनाज चुराने के लिए रानी को सजा दी गई। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये तत्काल बनता है कि रानी को कितने साल की सजा दी गई? तो रानी को इस जुर्म में 1 साल की सजा दी गई। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके के फैक्ट आजकल आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। कहानी के बारे में जो है गोपाल राय का एक कथन है। गोपाल राय कहते हैं, राही स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित एक विचार प्रधान कहानी है। तो ये कथन भी याद रखिएगा। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि राही कहानी को किसने विचार प्रधान कहानी कहा है, तो गोपाल राय ने राही कहानी को विचार प्रधान कहानी कहा है। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। राही को मजदूरी नहीं मिलती क्योंकि उसकी जाति मंगरौरी है। ये भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है। ये आपसे प्रश्न ऐसे आ सकता है कि राही जो है उसको मजदूरी क्यों नहीं मिलती। 3-4 जो है आपको विकल्प दे दिए जाएंगे, तो उसका सही विकल्प हो जाएगा उसको मजदूरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो मंगरौरी जाति की है, यानी मांगने वाली उसकी जाति है। राही का जो पति है उसका भी देहांत जेल में ही हुआ था, जेल के अस्पताल में हुआ था। पुलिस वालों ने उस पे जो है धारा 109 के अंतर्गत चालान किया था और उसे भी 1 साल की सजा मिली थी। तो यहां से आपको एक चीज याद रखना है कि राही का जो पति है उसको किस धारा के अंतर्गत उसका चालान किया गया था? तो 109 धारा के अंतर्गत उसका चालान किया गया था और उसको 1 साल की सजा दी गई थी और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अनीता को जेल से बिना शर्त रिहा कर दिया जाता है उसकी पिता की तबीयत का हवाला देके। ये भी आप लोग याद रखना कि अनीता को जो है जेल से किस शर्त पे छोड़ा जाता है, तो उसकी तबीयत का हवाला देके, जबकि उस बेचारी का कोई अपराध नहीं है। छोटी सी अनाज की गठरी चुरा के जो है वो भाग रही थी, इसीलिए उसको 1 साल की सजा जेल में काटनी है। इसीलिए जो है इसको गोपाल राय ने विचार प्रधान कहानी कहा है। सोचने की बात है। अब हम लोग जो है अनीता के कुछ कथन पढ़ेंगे। अनीता एक जगह कहती है कि हमारा वास्तविक देश देहात में ही है। तो ये कहानी से एक अनीता का कथन हो जाएगा। उसके बाद
एक और अनीता का प्रमुख कथन है जो आपसे पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए या ना पूछा जाए लेकिन कथन तो इंपॉर्टेंट ही है। कथन इस प्रकार है कि कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आने पर वह कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे हैं, यहां तक कि जेल में भी दिखाई देने लगे हैं। वास्तव में यह देशभक्ति है या राजभक्ति? यह भी अनीता का कथन है। एक अनीता का कथन और है, सच्ची भक्ति गरीबों के कष्ट निवारण में ही है। तो ये जो है कहानी से 3 इंपॉर्टेंट अनीता के कथन मुझे दिखे थे तो मैंने आपके लिए रख दिए। तो ये जो है आपको कहानी के बारे में जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था उतना बता दिया गया। अब यहां से कहानी इस जो है क्लास का दूसरा पार्ट शुरू होगा और अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे पूरी शब्द सह कहानी, एक अक्षर से लगा के आखिरी अक्षर तक। तो कहानी पूरी पढ़ते हैं, पूरी कहानी पढ़ के जाना क्योंकि अब आपको पूरी कहानी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, कथानक से काम चलने वाला है नहीं। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। शुरू करते हैं अपनी कहानी। पहला प्रश्न जो है अनीता का है राही से, तेरा नाम क्या है? जवाब आता है राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना नाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरौरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। और भीख न मिले तो? अनीता प्रश्न करती है कि अगर भीख न मिले तब आप लोग क्या करते हैं? तो वह कहती है कि तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, मतलब जिस दिन उसने चोरी की थी। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की थी? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीब की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना, राही ने कहा। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप कहाँ है? उनका बाप है? अनीता पूछती है। राही का जवाब आता है कि राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बेकसूर ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा ताड़ी पीने गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया और 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी और वहीं पर मर गया। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि उसको किस धारा के अंतर्गत सजा मिली, तो धारा 109 के अंतर्गत उसको सजा मिली। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया था। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता, इन गरीब निरीह के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक ओर तो यह कैदी है
जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए क्लास और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। कहानी आगे बढ़ती है और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को तो राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं में मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेसी भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहां तक जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या राजभक्ति? तो ये जो है आपके लिए एक तरीके से कथन भी हो जाएगा, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, इसे याद रखिएगा। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारवली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्म अनुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहन की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है, ये भी एक कथन है, हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। कहानी आगे बढ़ती है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है, जो होश संभालते ही माता पुत्री और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य भी अथवा नहीं? यदि नहीं तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायक और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृगमरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, और अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसे भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इस प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छुटकारा वह इन्हीं मंगरौरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। मतलब जेल से छूटते ही वह इन मंगरौरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है।
उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यह सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न की सच्चाई में करने की एक मधुर कल्पना, अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। तो यह थी आप